लेकर आ गई हूँ बायोलॉजी की क्लास, जो कि हम क्लास 10 की बायोलॉजी पढ़ रहे थे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। जैसा कि हमने अभी तक का जो चैप्टर थे मानव शरीर की संरचनाएं, इसके अंतर्गत हमने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र को पढ़ लिया था, उनके अंगों को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ब्लड के बारे में, जिससे कि पूरा परिसंचरण तंत्र कार्य करता है। हम ब्लड के बारे में यानी कि रुधिर के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो रुधिर होता है वो क्या होता है? वो एक संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक। तो आइए देखते हैं हमारा रुधिर क्या है? एक संयोजी ऊतक है, एक संयोजी ऊतक है, जो क्या करता है? जो हमारे शरीर के अंदर संयोजन का क्या कार्य करता है। संयोजी ऊतक को हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। जो क्या करते हैं? जो सारे पदार्थ हमारी बॉडी में जगह जगह पर बनते हैं, सारी अलग अलग क्रियाओं द्वारा जो पदार्थ बने होते हैं उनका संयोजन करके, उन्हें इकट्ठा करके और पूरे शरीर में ब्लड क्या करता है? उसको फैलाने का, उसका संचार का कार्य करता है। तो ये क्या करता है? यह एक संयोजी ऊतक है तथा यह संयोजन का कार्य करता है, या संयोजन का कार्य करता है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि रुधिर क्या है? एक संयोजी ऊतक है, जो कि क्या करता है? संयोजन का कार्य करता है। हमारे पूरे शरीर में, हमारी छोटी छोटी कोशिकाओं में वो क्या करता है? पोषक पदार्थ को पहुंचाता है धमनियों और शिराओं के माध्यम से। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो हमारा जो ये ब्लड है यानी कि रुधिर है, ये कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में बटा हुआ है। पहला हो गया प्लाज्मा और दूसरा हो गया रुधिर कणिकाएं। पहला क्या हो गया? प्लाज्मा हो गया, दूसरा क्या हो गया? रुधिर कणिकाएं। तो आइए पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा जो है ये भी एक तरल पदार्थ होता है जो ब्लड के साथ मिक्स होता है। ये ब्लड के या फिर रुधिर के भाग, रुधिर का जो ये भाग है इसी प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से। तो प्लाज्मा क्या है? रुधिर का पीले रंग का साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी पदार्थ है। ये क्या होता है? ये कौन से रंग का होता है? ये जो है हमारे ब्लड के अंदर पीले रंग का पदार्थ है, जो कि चिपचिपा होता है। जिस प्रकार से म्यूकस जो है चिपचिपा होता है, उसी प्रकार से जो प्लाज्मा होता है हमारे रुधिर में, वो चिपचिपा पदार्थ होता है। और ये क्या होता है? पारदर्शी होता है। अब पारदर्शी क्या है? आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा। तो पारदर्शी उसे कहते हैं जिसके हम आर पार देख सकते हैं। जैसे कोई भी चीज, जैसे एक पॉलीथीन होती है, एक झिल्ली होती है, उसके आर पार हम देख सकते हैं। तो वो यह जो पदार्थ होता है उसी प्रकार क्या होता है? पारदर्शी होता है, जिसे हम इधर से उधर आर पार देख सकते हैं। तो इस प्रकार का ये पदार्थ होता है। और रुधिर का जो है 60% भाग जो है वो प्लाज्मा से बना होता है। किससे बना होता है? रुधिर का जो है 60% भाग जो होता है वो हमारे प्लाज्मा से, इसी पीले रंग के पारदर्शी पदार्थ से बना होता है। तो आइए आगे देखते हैं। यह प्रति व्यक्ति, जैसे एक वयस्क व्यक्ति में कितने ml पाया जाता है? 3500 ml पाया जाता है। कितने ml पाया जाता है? 3500 ml पाया जाता है। यह जो है बच्चों कार्बनिक और एक अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो आइए हम देखते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ क्या है। जैसे अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर? जैसे हो गया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। तो ऐसे अकार्बनिक पदार्थ क्या करते हैं? मिलकर, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं? हमारी प्लाज्मा का निर्माण करते हैं, उसको बनने में सहायक होते हैं। और इन्हीं के साथ, इन सभी अकार्बनिक पदार्थों के साथ ही क्लोराइड, बाइकार्बोनेट इत्यादि जैसे लवण, मैंने यहाँ पर सॉल्ट लिखा हुआ है, हिंदी में इसे लवण कहते हैं। तो लवण से मिलकर यह जो प्लाज्मा है इसका निर्माण होता है। ये आयंस के रूप में होते हैं। ये किस फॉर्म में होते हैं? जैसे हो गया
फॉर्म में होते हैं, इस वजह से जो हमारा ये रुधिर है ये हल्का महसूस होता है। ये क्या बनाता है हमारे ब्लड को, ये हमारे रुधिर को हल्का बनाता है। तो हमने क्या पढ़ा प्लाज्मा के बारे में, या एक पीले रंग का पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ है जो रुधिर का 60% भाग बनाता है, मिलकर के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। और इसके बाद ये किस रूप में रहते हैं, ये आयंस के रूप में रहते हैं, जो क्या करते हैं रुधिर को हल्का बनाने में मदद करते हैं। ये देखते हैं प्लाज्मा के बारे में और क्या हम जान सकते हैं। तो अभी तक मैंने बताया कि प्लाज्मा क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब उसमें कौन कौन से पदार्थ मौजूद होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है। प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है, ये जो है हमारे ब्लड के अंदर, या फिर कह सकते हैं प्लाज्मा का 7 से 8% होता है। पहली बात, एक हमें यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाती है, प्लाज्मा जो होता है ये हमारे ब्लड का 60% होता है, लेकिन ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है ये प्लाज्मा का 7 से 8% बनाता है। क्या बनाता है, ये प्लाज्मा का 7 से 8% बनाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं। जैसे हो गया एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूमिन्स, प्रोथ्रोम्बिन्स, फाइब्रिनोजेंस जैसे प्रोटीन का इसमें नियमन होता है। किसमें होता है, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, इन सारे प्रोटीन्स का नियमन होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या पढ़ते हैं, ये कोलाइडल अवस्था में रहते हैं। ये जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं इसमें अभी मैंने बताया ये किस अवस्था में रहते हैं, ये कोलाइडल अवस्था में रहते हैं। अब कोलाइडल अवस्था क्या होती है, कोलाइडल अवस्था होती है जैसे हम दूध को पानी में मिला दे तो वो क्या होता है, वो क्या कौन सी अवस्था होती है, वो हमारी कोलाइडल अवस्था होती है। उसी प्रकार से ये प्रोटीन्स भी क्या होते हैं, प्लाज्मा के साथ मिक्स होते हैं, मिले हुए होते हैं। और ये जो आपका प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है ये क्या करता है, ये खून को जमने में सहायक होता है। जब हमें कहीं चोट लग जाती है या फिर कुछ भी उस घाव को भरने के लिए ये क्या करता है, खून का थक्का बनाने में सहायक होता है। ये ग्लोब्यूमिन्स ये क्या करता है, पदार्थों का संवहन करता है और ये क्या करता है, ये इसको प्लाज्मा को सुरक्षा भी प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट इसमें क्या पाए जाते हैं, और कुछ पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उससे क्या होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व भी उससे हमें मिलते हैं। तो वो क्या करता है, इनको भी आगे सरकाने का कार्य करता है। इसमें उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं, जैसे यूरिया हो गया हमारा, अमोनिया हो गया। तो ये सभी जो उत्सर्जी पदार्थ है इनको भी आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और जैसे हार्मोन्स होते हैं कुछ, तो ये क्या करते हैं, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलते हैं उन्हें क्या करता है, ये कोशिकाओं तक क्या करता है, कोशिकाओं तक, हमारे शरीर में पूरे शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं तो क्या करता है, कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि हमारे प्लाज्मा में क्या पाई जाती है, एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। एंटीबॉडीज़ का मतलब है कि जो ऐसे कुछ पदार्थ उसमें पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, बीमारियों से लड़ने के लिए हमें मजबूत बनाते हैं, हमारे ब्लड वाले सिस्टम को, हमारे अंदरूनी सिस्टम को किसी भी बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूत बनाते हैं। अब इसमें कुछ क्या एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीजेज, डायस्टेज, ये सारे एंजाइम्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गए, हमारा ये प्लाज्मा प्रोटीन हो गया। हमने प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं हम, आइए हम आगे देखते हैं जो हमारा ये रुधिर का दूसरा भाग था वो क्या था, रुधिर कणिकाएं। अभी तक हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है, 3 भागों में। एक हो गया आरबीसी जिन्हें लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, एक हो गया डब्ल्यूबीसी जिन्हें कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरा हो गया प्लेटलेट्स। क्या हो गया, प्लेटलेट्स। तो कितने भागों में बटी हैं ये, 3 भागों में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में बटी हैं। तो ये क्या करती है रुधिर कणिकाएं, ये रुधिर का 40 से 45% भाग या 40 से 45% भाग का निर्माण करती हैं।
अब आइए पहले हम देखते हैं आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, हम उनके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या होती है। ये रुधिर कोशिकाओं की 99%, ये जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रुधिर कोशिकाओं की 99% होता है। उसके बाद दूसरा हमारा ये महिलाओं में 50 लाख पर क्यूबिक ml पाई जाती हैं, जबकि पुरुषों में या मेल में कितनी पाई जाती है, 55 लाख पर क्यूबिक ml पाई जाती हैं। यह बच्चों में ज़्यादा मात्रा में होती है। अब हम देखते हैं बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है, उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो हमसे कुछ ज़्यादा ही अधिक तेज़ होती है, क्योंकि ये देखिए इनमें बच्चों में क्या होती है, ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इनका जो जीवन काल होता है वो कितने दिनों तक होता है, 127 दिनों तक होता है। ये क्या करती है, 127 दिनों के बाद स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं और हमेशा नए आरबीसीज का निर्माण होता रहता है। प्लाज्मा कला द्वारा अवतरित होती हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी के अंदर ये अवतरित होती है। इसमें स्ट्रोमैटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें स्ट्रोमैटिक नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो एक जालनुमा संरचना बनाती है। क्या बनाती है, एक जालनुमा संरचना बनाती है, जिसके अंदर इसी जाल में एक पिगमेंटेड का हम कहेंगे रंग से युक्त जो किसी भी चीज़ को रंग प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं हम, पिगमेंट कहते हैं या फिर पिगमेंटेड कहते हैं। तो क्या है, ये रंग से युक्त जो है या फिर पिगमेंटेड हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन, जो किस प्रकार का प्रोटीन है, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, जो हमने भी शुरुआत में पढ़ा था। ये इनके क्या होते हैं, बहुत सारे अणु होते हैं, करोड़ों इनकी संख्या होती है। ये मिलकर क्या बनाते हैं, आरबीसी का निर्माण करते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, लवण होता है और एंटीजेंस पाए जाते हैं, जो हमारी प्रतिरक्षा करने की क्षमता को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। और ये लाल रंग का होता है। आपने भी सुना होगा कि जो आरबीसी होती है हमारी, वो लाल रंग की होती है। क्यों, अब इसका भी कुछ कारण होगा, तो ज़रूर इसका कारण है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें कि हीम नामक प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, हीम नामक प्रोटीन होता है, जो क्या करता है, जो आरबीसी को लाल रंग में परिवर्तित करने का कार्य करता है। आइए थोड़ी संरचना भी इसकी देख लेते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन होता है कुछ इस प्रकार होता है, ओवल शेप में होता है, या इसको हम कह सकते हैं कि जो एक हंसिया टाइप या फिर नुकीली टाइप की होती है, गोल और नुकीली टाइप की संरचना होती है इसकी। कुछ इस प्रकार ये एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। इस प्रकार से हमारी आरबीसी पाई जाती है हमारे अंदर। तो हमने ये आरबीसी के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो बच्चों आइए हम आगे देखते हैं कि रुधिर कणिकाएं, इनके हमने कुछ इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं। अभी हमने आरबीसी के बारे, पहले रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद आरबीसी के बारे में पढ़ा। अब हम डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनके बारे में पढ़ते हैं, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। और ये दो भागों में बटी होती हैं, एक कणिकाएमय डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, और एक अकणिकाएमय डब्ल्यूबीसी यानी कि इनमें कणिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें कणिकाएमय कहते हैं, और इनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अब कणिकाएं में जो होती हैं, इनकी विशेषता क्या होती है कि इनमें पालीयुक्त केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पालीयुक्त केंद्रक पाया जाता है, जब और इनमें 2 से 5 पालीयुक्त केंद्रक होते हैं। लेकिन अकणिकाएमय में पालीयुक्त केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहले डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो हमारा जो डब्ल्यूबीसी है ये श्वेत इसलिए होता है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन या फिर हीम नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जैसा कि हमने आरबीसी में पढ़ा था। इसलिए इनका जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है।
ये बड़ा होता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सेल्स में केंद्रक मौजूद होता है, तो इनमें भी केंद्रक पाया जाता है। यह अनिश्चित आकार के होते हैं। किन आकार के होते हैं? निश्चित आकार के होते हैं। और हम आरबीसी में एक चीज़ बताना मैं भूल गई थी आपको कि ये जो होता है ये केंद्रक विहीन होता है। आरबीसी हमारी जो होती है ये केंद्रक विहीन होती है, जबकि हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती है ये इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि कणिकाएं में जो हैं ये कितने भागों में बटी हुई हैं। ये कणिकाएं में जो डब्ल्यूबीसी है ये 3 भागों में बटी हुई हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। हिंदी में भी लिख देते हैं हम, इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ये हो गया, और दूसरा हो गया बेसोफिल्स, बेसोफिल्स, तीसरा हो गया न्यूट्रोफिल्स। क्या हो गया हमारा? न्यूट्रोफिल्स हो गया। तो आइए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? इओसिनोफिल्स में 2 पालीयुक्त केंद्रक पाया जाता है। ये जो है 2 से 4% जो होती है, ये डब्ल्यूबीसी का कितना प्रतिशत होता है? 2 से 4% होता है। ये क्या करती है? इम्यूनिटी को हमारी बढ़ाती हैं। इम्यूनिटी मतलब कि रोगों से लड़ने की क्षमता को हमारी बढ़ाती हैं। और इनमें एंटी एलर्जिक चीज़ पदार्थ पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ये जैसे हमें किसी चीज़ से एलर्जी हो गई तो उस एलर्जी से लड़ने के लिए हमें तैयार करते हैं। और बेसोफिल्स क्या होती है? हमारी एस शेप में होती हैं, अंग्रेजी भाषा के इस शेप में होती हैं, और 0.5% से 2% तक डब्ल्यूबीसी की ये होती हैं। कितने प्रतिशत तक होती हैं? 0.5 से 2% तक ये पाई जाती हैं। और जो न्यूट्रोफिल्स होता है हमारा, ये पालीयुक्त, ये जो है ये 2 से 5 पालीयुक्त केंद्रक इसमें पाया जाता है। और ये क्या करता है? ये 60 से 70% होता है हमारे श्वेत रुधिर कणिकाओं का। कितने प्रतिशत होता है? 60 से 70% होता है हमारी डब्ल्यूबीसी का, जो कि क्या करता है? जिसका कार्य क्या है? फैगोसाइटोसिस। अब आप कहेंगे फैगोसाइटोसिस क्या है? आइए बताते हैं। फैगोसाइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैसे हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चली गई जो हमारा सेल जिसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, तो ये क्या करता है? न्यूट्रोफिल्स उनका भक्षण करता है, उन्हें खा लेता है। जैसे कहते हैं खा लिया, भक्षण मतलब कि उनको ख़त्म कर देता है, उनको नष्ट कर देता है। तो फैगोसाइटोसिस ऐसी प्रक्रिया है जो बैक्टीरिया, वायरसेस का भक्षण करते हैं। तो ये हो गई हमारी जो है सफ़ेद रुधिर कणिकाएं। हमने सफ़ेद रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ लिया। आइए हम देखते हैं कि जो हमारा तीसरा था, जो कि ब्लड हमारा 3 भागों में विभाजित था। ये हमारी रुधिर कणिकाएं 3 में भी, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और ये प्लेटलेट्स हो गया। तो हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया। अब हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होती है? ये 2.5 लाख पर क्यूबिक ml से 5 लाख पर क्यूबिक ml तक हमारे अंदर पाई जाती हैं। यह सिर्फ स्तनधारी यानी कि मनुष्यों में पाई जाती हैं, या केवल स्तनधारियों में यानी कि मनुष्यों में पाई जाती हैं। और इनका कार्य क्या होता है? ये खून का थक्का बनने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो हमने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम रुधिर के फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं।
तो हमारा जो ब्लड होता है, मैंने कि पहले भी बताया था कि ये एक संयोजी ऊतक है जो संयोजन का काम करता है, जो सारे पदार्थों को जगह जगह से इकट्ठा करके पूरे शरीर में फैलाने का कार्य करता है। तो आइए हम देखते हैं ये क्या करता है। रुधिर हमारा क्या करता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, परिवहन करता है। ये हमारे शरीर में पोषक पदार्थों का भी परिवहन करता है। परिवहन करता है या उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में हमारे शरीर से मदद करता है। उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक होता है या सहायता करता है, सहायता करता है। और ये एंजाइम्स का भी परिवहन करता है। परिवहन करता है। और हमारे शरीर के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर पोषक पदार्थ लिखे तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन, विटामिन, जितने भी पोषण वाली चीज़ें हैं जो उसमें पदार्थ निकलते हैं, हमें हमारी बॉडी में रहते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का रुधिर जो है काम करता है। ये किस प्रकार से काम करता है, ये एक जो है जैसे मैंने बताया था पहले भी कि बस जो है हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करती है, उसी प्रकार जो हमारा रुधिर है, जो हमारा ब्लड है, ये क्या करता है, सारे पदार्थों को इकट्ठा करके हमारे पूरे शरीर में इसको फैलाने का कार्य करता है, जिससे कि हमारा शरीर जो है वो तंदुरुस्त, हम फिट रहते हैं और रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। अगर जैसे कि हाँ, एक हम इससे रिलेटेड थोड़ा सा डिसीज़ भी पढ़ लेते हैं कि जब हमें हीमोग्लोबिन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया नामक एक बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है, एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें खाते पीते रहना चाहिए, पोषक तत्व लेने चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में खून का निर्माण होता रहे, खून की कमी ना हो और हमारा शरीर जो है वो अच्छे से कार्य कर सके। तो हमारा ये आज का जो ये टॉपिक था, जो विषय था, वो था रुधिर। हमने आज रुधिर भी पढ़ लिया।